कि लास्ट 10 साल में इंडिया में कितने आईपीओ लिस्ट हुए और उसका परफॉर्मेंस क्या है, और आप जानना चाहते हो कि कोई भी आईपीओ में श्योर शॉट अलॉटमेंट कैसे प्राप्त करें। नमस्ते दोस्तों, हम वापस आ गए आपके लिए एक नया लर्निंग वीडियो लेके। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। ये टॉपिक हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। आईपीओ क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ निकालती है, आईपीओ का प्रोसेस, द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ आईपीओ को अप्लाई कैसे करें और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। और लास्ट में, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है और आप जानना चाहते हो कि कोई भी आईपीओ में श्योर शॉट अलॉटमेंट कैसे प्राप्त करें, तो ये वीडियो को जरूर देखिए। और ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 10 साल में इंडिया में कितने आईपीओ लिस्ट हुए और उसका परफॉर्मेंस क्या है। आईपीओ क्या है? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तो सबको ही पता होगा, फुल फॉर्म हो गया। बट नॉर्मली आईपीओ की वजह से जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक बन सकती है। मतलब कि जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी होती है उसके शेयर्स एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते, जबकि आईपीओ के बाद वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है और उसके शेयर एक्सचेंज पे ट्रेड करने लगते हैं। यह प्रोसेस में अर्ली इन्वेस्टर को काफी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता। कंपनी को आईपीओ निकालने के लिए पूरी तरह से सेबी से बनाई गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहले कोई भी कंपनी प्राइवेट होती है, एग्जाम्पल के तौर पे पार्ले, अमूल, ज़ेरोधा, बाइजू वगैरह। कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है? ज्यादातर कंपनी को जब ग्रोथ के लिए कैपिटल की जरूरत होती है तो वो आईपीओ निकाल के पैसे जुटाती है और वो पैसे को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वापस खर्च करती है। आईपीओ से अर्ली इन्वेस्टर जैसे वेंचर कैपिटल और अदर रिनाउंड इन्वेस्टर को एग्जिट प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टार हेल्थ में 100% मुनाफा कमाया और नजारा टेक्नोलॉजी में 500% के आसपास मुनाफा हुआ। बिल्कुल उसी तरह वॉरेन बफेट जी ने पेटीएम से तकरीबन $16 मिलियन प्रॉफिट बनाया। वैसे आईपीओ को फनी वे में कहा जाता है कि इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर्स फ्रॉम नॉन इन्वेस्टर टू अननोन इन्वेस्टर। बेसिकली जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेस के बारे में अच्छे से समझते हैं, उसके पास से शेयर ट्रांसफर होके हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो कुछ नहीं जानते उसके पास आ जाते हैं। क्योंकि जस्ट इमेजिन, वो लोग हम रिटेलर से कहीं गुना ज्यादा प्राइवेट कंपनी को अच्छे से समझते हैं। वो लोग के पास सारे कुछ टूल है जिससे वो कंपनी का फाइनेंशियल और उसमें हो रहे ग्रोथ को ट्रैक कर पाए। जब वो लोग आईपीओ के टाइम पे उसमें से एग्जिट ले रहे, so उससे we can think that at least they are not seeing any growth for short time. There can be other reason as well. आईपीओ की पब्लिसिटी के कारण कंपनी का बिजनेस ग्रोथ होता। आईपीओ कंपनी के लिए क्रेडिटेबिलिटी ऐड करता और उसकी वजह से जब फ्यूचर में कंपनी को किसी भी तरह कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ती है तो वो आसान हो जाता है। जनरली कंपनी को पब्लिक में जाने से नेम और रेपुटेशन भी अच्छा होता। स्टॉक की वजह से इन्वेस्टर अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। शेयर जैसे कि ईसॉप का यूज करके एम्प्लॉय को खुश रखा जा सकता है। बॉन्ड और लोन में कंपनी को वापस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि स्टॉक में ऐसा नहीं होता। आइए आईपीओ का प्रोसेस समझ लेते हैं। जनरली ये बड़ा लंबा, लेंदी, काफी कैपिटल इंटेंस प्रोसेस है। पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती जो मीडिएटर की भूमिका निभाते। फिर वही लोग कंपनी के मैनेजमेंट के साथ मिलकर कंपनी का वैल्यूएशन निकालते, फिर शेयर प्राइस वगैरह सब डिसाइड करते और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट फिर सेबी को भेजा जाता है और सेबी उसकी अच्छी तरह से जांच करके आईपीओ निकालने के लिए ग्रीन सिग्नल देती है। द बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ आईपीओ के बाद कंपनी अपने एक्सपेंस के लिए या वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरी करने के लिए या एक्सपांशन के लिए कई रास्तों से पैसा जुटा सकती है। आईपीओ से कंपनी को जीरो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलता है। मतलब जैसे हमने बात करी, लोन, बॉन्ड और डिबेंचर में कंपनी को वापस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट शेयर में ऐसा कुछ होता नहीं है। आईपीओ से कंपनी का ब्रांड इमेज भी बनता है। रिस्क डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीओ। मेन रिस्क आईपीओ की वजह से होता है कि कंपनी का जो ओनरशिप होता है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि बेसिकली आईपीओ में आप क्या कर रहे हो, आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसका कुछ हिस्सा, उसका शेयर आप पब्लिक को दे रहे हो, और जितना हिस्सा आप पब्लिक को दोगे उतना आपका कंट्रोल कंपनी पे कम हो जाएगा। मतलब कि आपका नियंत्रण कम हो जाएगा। शॉर्ट भाषा में बताओ तो यू वोंट बी ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। और यही बड़ा रीजन है कि बहुत सारी बड़ी सक्सेसफुल अच्छी वाली कंपनियां आज तक इंडिया में आईपीओ नहीं निकाली। एग्जाम्पल के तौर पे अमूल, ज़ेरोधा, पार्ले वगैरह।
आईपीओ का प्रोसेस, आईपीओ निकालने का प्रोसेस कई बार काफी टाइम कंज्यूमिंग है और ये काफी कुछ खर्चा भी करवाता है। जैसे कि यह प्रोसेस में आपको अंडरराइटर, लीड मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना वगैरह। आईपीओ की वजह से कंपनी पर काफी नियंत्रण और रेगुलेशन भी आ जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनसाइडर आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद द कंपनीज शेयर। और साथ ही साथ इसकी वजह से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है क्योंकि कंपनी को अपने इन्वेस्टर को हर स्टेप को अच्छी तरह से जस्टिफाई करना होता है और इन्वेस्टर रिलेशनशिप भी अच्छा निभाना होता है, जो अगेन कॉस्ट इंटेंसिव होता है। शेयर के प्राइस फ्लक्चुएशन से मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्ट होता है और कई बार रियल फाइनेंशियल डेटा की जगह स्टॉक प्राइस से कंपनी के ग्रोथ को इवेल्युएट करने लगते हैं। उसके अलावा कंपनी को बहुत सारा प्राइवेट डेटा पब्लिक करना होता है, जो कई बार कॉम्पिटिटर के लिए एड्ज हो जाता है। कोई भी कंपनी के आईपीओ में श्योर शॉट अलॉटमेंट कैसे प्राप्त करे, वह जानने से पहले जान लेते हैं आईपीओ को अप्लाई कैसे करें और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ज्यादातर आईपीओ विंडो 3 दिन के लिए ओपन होता है, इसी के बीच में एप्लीकेशन करना होता है। मोस्टली आईपीओ अपनी क्लोजिंग विंडो के बाद में 7 से 15 दिन में एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। अगर आपको जानना है कि क्या आप एनएससी के शेयर बीएससी पे बेच सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पर राइट साइड में कार्ड में आपको लिंक आ रहा होगा, जाके वह वीडियो देख सकते हो। अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओ ने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है, बट उस वजह से ब्लाइंडली कोई भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम का एग्जांपल हम सबके सामने है। अर्ली इन्वेस्टर अभी तक 70% लॉस में बैठे हुए हैं। डीआरएचपी एक काफी इम्पोर्टेंट होता है और कोई भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले इसको जरूर पढ़ना चाहिए। बेसिकली इसमें होता है कि कंपनी क्यों फंड रेज कर रही है, वो फंड का कहाँ पे यूज करेगी, कंपनी की बैलेंस शीट, 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोमोटर का ड्रॉ अमाउंट, एक्सपेंसेस, उसका नेम, एड्रेस, हिस्सा, कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर, कंपनी पर किस तरह के लिटिगेशन है वगैरह जानकारी होती है। यह देखिए दोस्तों, लास्ट 10 ईयर में इंडिया में जितना आईपीओ आए उसमें से कितनी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कितनी अभी तक डीलिस्ट हो गई। तो पूरा डेटा इस तरह है। लास्ट 10 ईयर में 543 नए आईपीओ आए, 62.2 कंपनी अभी ट्रेड नहीं कर रही है, 3% कंपनी 80% से ज्यादा गिर गई, 6 कंपनी पेनी स्टॉक बन गई जो 10 रुपए के नीचे ट्रेड कर रही है, 4% कंपनी 50 से 80% गिर गई, 15% कंपनी अभी अपने इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। 543 में से 10 स्टॉक ऐसे हैं जो 10% के करीब ऊपर है, 6% स्टॉक ऐसे हैं जो 10 से 50% तक बढ़े हुए हैं, 5% स्टॉक ऐसे हैं जो 15 to 100% तक बढ़े हुए हैं, 6% स्टॉक ऐसे हैं जो 100 से 300% तक बढ़े हुए हैं और 543 में से टोटल 15 स्टॉक ऐसे हैं जो 300% से ज्यादा बढ़े हुए हैं। मतलब अब बढ़े हुए स्टॉक और गिरे हुए स्टॉक आप देखोगे तो 70% से ज्यादा स्टॉक गिरे हुए हैं और बहुत कम बढ़े हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कोई भी आईपीओ में रिसर्च के बिना अप्लाई नहीं करना चाहिए। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी था कि 10 में से एक ही आईपीओ परफॉर्म करता है और 9 कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं करती, और वो हिस्ट्री देखते हुए क्या कोई भी आईपीओ को अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं, यह देखने के बाद आपको आपका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। अपकमिंग आईपीओ की जानकारी के लिए चित्तौड़गढ़ काफी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आइए मैं ले चलता हूँ आपको चित्तौड़गढ़ पे। हाँ, मैं ये बोल दूँ ये कोई स्पॉन्सर कंटेंट नहीं है, बेसिकली मैं उसको यूज करता हूँ, मुझे पसंद आता है, बस इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये हमने गूगल पे चित्तौड़गढ़ सर्च किया, ये जो पहला ही लिंक है वही चित्तौड़गढ़। ये उसका मेन डैशबोर्ड है। इसमें यहाँ पे आप करंट आईपीओ लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको अभी जो भी आईपीओ ओपन हो गए उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे अभी अगर आपको पता हो वर्नाडा लर्निंग करके आईपीओ था, वो अभी क्लोज हुआ लास्ट वीक, तो उस पर क्लिक करोगे आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। कंपनी कहाँ की है, क्या करती है, उसके क्या क्या प्लान है, बेसिकली उसके प्लांट कहाँ कहाँ पे है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, ये ब्रैकेट में होता है उसका मतलब लॉस। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू, मतलब आईपीओ से जो पैसा आएगा उसको कहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये आईपीओ ओपनिंग डेट, आईपीओ क्लोजिंग डेट, आईपीओ की फेस वैल्यू, उसका प्राइस, मार्केट लॉट। मार्केट लॉट मतलब बेसिकली क्या होता है कि मिनिमम आपको
उतने शेयर बाई करने पड़ेंगे। मतलब जब IPO लिस्ट होता है तो मिनिमम आपको 100 शेयर इसका खरीदना पड़ेगा, उसको मार्केट लॉट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इश्यू साइज मतलब टोटल IPO जो है वो 200 करोड़ का है। यहाँ पे आपको पोर्शन दिखाई देगा, QIB का 75%, रिटेल का 10%, HNI का 15%। अभी देखिए ये ब्रैकेट में है कंपनी, इसका मतलब ये लॉस मेकिंग है। और सेबी की तरफ से अभी ऐसी गाइडलाइन है कि कोई भी कंपनी अगर लॉस मेकिंग है तो रिटेलर के लिए 10% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है देन रिटेलर के लिए 35% होता है। फिर ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग, प्री इश्यू कितनी रहेगी, पोस्ट इश्यू कितनी रहेगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ये आपको सब्सक्रिप्शन डेटा, ये IPO की आपको सारी डेट मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ पे IPO के बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको GMP ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो भी मिल जाएगा। ये देखिए वो लास्ट में लिस्ट हुआ 5%। रुचि सोया का अभी IPO था 21%। को ये चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे आप IPO को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोग सच में कुछ नया सीखना चाहते हो, शेयर बाजार के बारे में लर्न करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करके अपना मनी ग्रो करना चाहते हो, मैं कहूँगा जुड़े रहिए इस चैनल से। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलती रहेगी जिससे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ में अच्छा हेल्प होगा। साथ में लर्निंग भी अच्छी मिल जाएगी। बेसिक से लेके एडवांस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंपनी के IPO में श्योर शॉट अलॉटमेंट कैसे प्राप्त करें। IPO अलॉटमेंट रेंडमली लॉटरी टिकट की तरह होता है। तो सिंपल, जैसे लॉटरी टिकट में पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है वही गेम यहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉटरी टिकट में आपको अपना विनिंग चांसेस बढ़ाना है तो क्या करना होगा, आपको ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदनी होगी। सेम हियर, अगर IPO में आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा IPO एप्लीकेशन करनी होगी। पर हाँ, एक बात जान लीजिए, एक ही पर्सन को 2 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से IPO अप्लाई नहीं करना चाहिए, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 डिफरेंट ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है। अब आप दोनों में से IPO अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसमें से एक से ही अप्लाई करिए। ज्यादा एप्लीकेशन के लिए आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स लोग के डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा अकाउंट से आप एप्लीकेशन करोगे उतने ही IPO अलॉट होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये सब में सबसे अच्छा है नेट बैंकिंग में ASBA असबा करके फैसिलिटी होती है। अगर आप वहां से अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार कई ब्रोकर में मैंडेट रिक्वेस्ट नहीं आता। फिर मैंडेट में अगर आपने रॉन्ग पिन डाल दिया तो आपका मैंडेट कैंसिल हो जाएगा। और एक बार जब मैंडेट कैंसिल हो गया और IPO विंडो भी क्लोज हो गई तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप नेट बैंकिंग की ASBA फैसिलिटी यूज करिए। अभी आपको अगर शेयर क्या है नहीं पता है तो ये वीडियो को जरूर देखिए। जय हिंद दोस्तों।